साथियों, आज 2 जुलाई है और हम इस वीडियो में 2 जुलाई के जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र होते हैं, हिंदी समाचार पत्र होते हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, देखिए, वैक्सीन एक और स्वदेशी वैक्सीन तैयार। इस वैक्सीन का नाम है जाइकोवी डी, जिसे जायडस कैडिला द्वारा बनाया जा रहा है और इसने जो है DGCA से अनुमति मांगी है आपात इस्तेमाल के लिए इस वैक्सीन के। ठीक है, अब देखते हैं इस वैक्सीन के बारे में कुछ। तो ये वैक्सीन 3 डोज वाली वैक्सीन है जो 12 से 18 वर्ष समेत सभी लोगों के लिए कारगर होगी और इसका दूसरा डोज जो है 28 दिन के बाद और तीसरी डोज 56 दिन के बाद लगाई जाएगी। और भारत की दूसरी जो है स्वदेशी वैक्सीन है। पहली स्वदेशी वैक्सीन भारत की कौन सी है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आपकी कोवैक्सीन। ठीक है, जिसे भारत बायोटेक और ICMR द्वारा मिलकर बनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन है। इसका कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो है, इस वैक्सीन में कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड होंगे जो टीका लगवाने वाले के शरीर में इम्यून सिस्टम सक्रिय करेंगे। जेनेटिक कोड होंगे इस जो है वैक्सीन में, कोरोना वायरस के, जो ही टीका लगवाएगा ये जाइकोवी डी, उसमें जो है इम्यून सिस्टम को डेवलप करेंगे। और ये 66% से अधिक कारगर है ये वैक्सीन। अभी DGCA से इसके आपात इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगी है इस वैक्सीन के निर्माणकर्ता जो कंपनी है जायडस कैडिला ने। ठीक है, और ये इसका तीसरा चरण पूरा कर लिया गया है। अब भारत में अगर इसको DGCA द्वारा अनुमति मिल जाती है तो 5 वैक्सीन हो जाएंगी। अभी 4 वैक्सीन को अनुमति मिल चुकी है। कौन कौन सी? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक और मॉडर्ना। ठीक है, अब हमने देख ही लिया है, 5वीं ये हो जाएगी। कोवैक्सीन कौन कौन मिलकर बना रहा है? भारत बायोटेक और ICMR। कोविशील्ड जो कि आपकी एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर बनाया है और जो है स्थानीय स्तर पर भारत में इसको सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ठीक है साथियों, और चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, यूरोप के 9 देशों ने कोविशील्ड को दी मान्यता। कल ही इसके बारे में निकला हुआ था कि जो यूरोपियन यूनियन ने भारत के वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट होता है उसमें शामिल नहीं किए जाने से समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो भारत ने भी कहा था कि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो अगर आप मतलब यूरोप से कोई भारत आता है तो उसे क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। ठीक है, क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ है, अब उसके बाद की ये न्यूज़ है कि यूरोप के 9 देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी गई है। इसमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और यूरोपीय संघ के 7 देशों ने इसमें हरी झंडी दिखाई है। अब कहा जा रहा है कि हमारी मान्यता वाले सभी टीकों को मिले मंजूरी। WHO ने भी कहा है कि जो मान्यता हमने दिया है उन सभी को मंजूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये परीक्षा के लिए UPSC हो या UPPCS हो, ये आ सकता है। नैनो तरल यूरिया एक नया कॉन्सेप्ट है, ये नैनो तरल यूरिया का। आइए देखते हैं इसको। जो है इफ़को द्वारा गुजरात के कलोल में जो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है इनका, वहाँ पे इसको बनाया है। ठीक है, और इसको पेरेंटेड टेक्निक द्वारा विकसित किया गया है और दुनिया में ये पहली बार ऐसा कोई अनोखा जो नया और अनोखा उर्वरक बनाया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि पर्यावरण के जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उर्वरकों के प्रयोग से, उस पर जो है जो पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से निपटा जा सकेगा और लागत में कटौती आएगी, क्योंकि जो 1 बोरी यूरिया की जगह 1 बोतल नैनो यूरिया का उपयोग किया जा सकता है। और इसका उपयोग जो है सॉयल हेल्थ कार्ड के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, सॉयल हेल्थ कार्ड जो है ये क्या है आइए समझते हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड जो है इसे 19 फरवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसमें खेती के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और उर्वरकों की फसलवार सभी सिफारिशें करती है। इसकी थीम क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आधार पर ये नैनो तरल यूरिया का उपयोग किया जाएगा जिससे जो है उर्वरक उत्पादकता बढ़ेगी जो है और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है कि डिजिटल इंडिया के कल जो है 6 वर्ष पूरे हुए हैं। डिजिटल इंडिया की शुरुआत जो है 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो उस पर जो है प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया था और कहा है कि इससे जो है डिजिटल इंडिया से जो है पारदर्शी भेदभाव रहित भ्रष्टाचार पर
भेदभाव रहित व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार पर चोट पहुंचाई है। साथ ही साथ समय, श्रम और धन की बचत भी इसके माध्यम से किया गया है। और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की जो संकल्पना है उसको भी डिजिटल इंडिया के माध्यम से पूरा किया गया है। अब इससे लाभ क्या क्या मिले हैं, ये यहाँ पे अन्य लाभ दिए हैं। डिजी लॉकर, इससे क्या होता है कि 11वीं 12वीं और जो स्कूल कॉलेज के दस्तावेज होते हैं उसको आप इसमें रख कर आपको जो है डिजिटल रूप से इसको मतलब आपको फिजिकल रूप से कहीं भी कैरी नहीं करना होगा, कहीं भी इसका उपयोग किया जा सकता है डिजिटल लॉकर के माध्यम से। साथ ही साथ सेवा प्रक्रिया आसान बनाई गई है। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या बिजली का बिल पेमेंट हो गया, या आपकी जो है जल का जो बिल पेमेंट हो गया है, तो इन सब में आसानी आई है और लोग घर बैठे ही इसका जो है पेमेंट कर देते हैं और डीएल के लिए अप्लाई कर देते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना भी इसी के माध्यम से सफल हो पाई है। गरीबों को सिस्टम से जोड़ने का काम किया है इसने। साथ ही साथ जो है क्या हुआ है, स्वास्थ्य सुविधा में सुधार देखने को मिला है। वर्क फ्रॉम होम की जो अवधारणा है उसमें भी इसने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान किया है डिजिटल इंडिया ने। पीएम वाणी से गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के अवसर प्रदान हुए हैं डिजिटल इंडिया से। अब विभिन्न इसमें बताया गया है, पीएम मोदी ने कहा है कि विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 7 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है। साथ ही पीएम सम्मान निधि किसानों के खातों में भी पैसे को ट्रांसफ़र किया गया है इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से। वन नेशन वन एमएसपी की भावना को भी बढ़ावा मिला है और ई नैम से किसानों के लेन देन में भी आसानी आई है। डिजिटल इंडिया के ये सब लाभ हैं। और डिजिटल इंडिया जो है भारत सरकार की एक अम्ब्रेला योजना है जिसके अंतर्गत कई सारी योजनाएं कार्य करती है। इससे भारत में डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बदलना इसका लक्ष्य है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 को। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। कल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो है मनाया गया था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, क्योंकि कोरोना महामारी में जो डॉक्टर हैं और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या दवाएं हैं उनका उपयोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, उनकी महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको ये याद कर लेना है कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पीएम ने इसमें संबोधन में कहा कि जो है महामारी में लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टरों की सराहना की तथा कोरोना काल में इलाज के अनुभवों का दस्तावेज तैयार करने की सलाह दी। साथ ही साथ जो इन्होंने कहा, पीएम ने कहा कि जो 2014 में 6 एम्स थे और 7 वर्ष में जो है 15 नए एम्स बनाए गए हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या और अंडर ग्रेजुएट की संख्या को 1.5 गुना कर दिया गया है। ठीक है, 1.5 गुना हो गई है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आरबीआई द्वारा द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। अब यहाँ पे पहली न्यूज़ तो यही हो गई, वित्तीय मतलब पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। ठीक है, और इसने कहा है कि अर्थव्यवस्था में गंभीर संक्रमित है, आर्थिक गतिविधियों में सुधार की आवश्यकता है। इसमें बताया गया है कि जो है जो बैंकों का सबसे जो बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एनपीए। तो कहा गया है कि मार्च 2022 में जो एनपीए है बैंकों का वो कुल कर्ज का 9.8% हो जाएगा और गंभीर दबाव के कारण 11.22% हो जाएगा। ठीक है, अब एनपीए क्या होता है? एनपीए वो कर्ज होता है, ऐसा ऋण या वो कर्ज होता है जिसका लौटना संदिग्ध हो। कहने का तात्पर्य है कि कर्ज का डूबा हुआ वह भाग होता है, कर्ज का डूबा हुआ वह भाग होता है डूबा हुआ होता है जिससे फिर से वापस आने की उम्मीद ना के बराबर होती है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि जो है अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए मजबूत पूंजी स्थिति, बेहतर संचालन और व्यवस्था तथा वित्तीय मध्यस्थता की आवश्यकता है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब मानसून के कदम ठहरे, उत्तर भारत में पारा चढ़ा। अब हुआ क्या है कि प्रत्येक वर्ष में होता था कि 4-5 दिन के लिए ब्रेक आता था मानसून में, लेकिन इस कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि 10 से 12 दिन में मानसून में ब्रेक हो रहा है, जिसके कारण अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा उमस और गर्मी है देश में। ठीक है, तो इसमें भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि जून में देश में लगभग 16.7 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। मतलब जून में देश में जो है 16.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है, परंतु इस बार जो है 18.3
3 सेंटीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 10% अधिक हुई है। ठीक है साथियों, अब जो ये मानसून है, भारतीय मानसून है, ये अरब सागर से होते हुए आता है। ये भारत का देखिए मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप ऐसे बनेगा। हाँ, तो ये अरब सागर से आता है, तो इसे यहाँ दक्षिण पश्चिम से आ रहा है, तो इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये मानसून है इसमें कौन सी हवाएं होती हैं, तो आप दक्षिणी पश्चिमी टिक करेंगे। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है बेरोजगारी से संबंधित न्यूज है कि बेरोजगारी दर जून में जो है घटकर 9.19 हो गई है। मई में 11.3% थी। इसमें ये जो है रिपोर्ट जारी की गई है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा। कोरोना महामारी के कारण जो है बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब उसमें कुछ गिरावट देखने को मिली है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें कहा गया है विश्व में 11 करोड़ लोग होंगे बेघर। ये जो है नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने एक शोध किया है, जिसमें पाया है कि विश्व भर में जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी होगी, जिससे तटीय क्षेत्र में 41 करोड़ जो है लोग बेघर हो सकते हैं। कल ही हमने इस पे देखा था कि वैश्विक तापन के कारण लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि तेजी से बढ़ रहे जल स्तर का कारण जो है ग्रीनलैंड से लेकर अटलांटिक आर्कटिक तक के बर्फ पिघलने से जलस्तर बढ़ेगा। ठीक है, अब इसमें जलवायु परिवर्तन है, इसका तात्पर्य है कि लंबे समय में मौसमी गतिविधियों में जो है परिवर्तन से संबंधित है। और जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का कारण वैश्विक तापन है। वैश्विक तापन में क्या था कि जो है पृथ्वी की सतह और जल की सतह पर तापमान का बढ़ना। और वैश्विक तापन का कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है वो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ और आपको रट भी गया होगा। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला है रेलवे स्टेशन पर खुली समुद्री दुनिया देखें। पहला एक्वेरियम जो है कहाँ बना है? बेंगलुरु में। अब देखिए कहा गया है कि अब आप रेल का सफ़र करने के साथ साथ समुद्री जीवों को देखने का भी लुत्फ़ उठा सकेंगे। और बेंगलुरु का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो है पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम को जो है बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला है अब जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल कर दिया गया है महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ये जो है यूपी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर देखते हैं। अगली न्यूज़ है कि यूपी में कोरोना के बावजूद जो है यूपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है? एफडीआई जो है ये जो किसी कंपनी में जो निवेश करते हैं, अगर 10% से ज़्यादा निवेश किया गया है तो वो एफडीआई कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो है उद्योग संवर्धन विभाग ने नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें टॉप 10 के राज्यों में ये अपना यूपी आ चुका है। ठीक है साथियों, इसमें पीएम मोदी रखेंगे डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ में न्यू, और ये 6 जिलों से होकर जाता है। आपको वो 6 जिलों के नाम हमें बताने हैं कमेंट करके। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब ये समूह ग के लिए सभी जिलों में अहर्ता परीक्षा जो पेट होनी है, प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा जो यूपी की प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसके बाद अगर किसी भी परीक्षा में आपको पार्टिसिपेट करना है यूपी को, तो इस परीक्षा को देना अनिवार्य है। तो इसके लिए जो पेट परीक्षा है उसकी डेट घोषित कर दी है इन्होंने। 19 अगस्त को पेट परीक्षा आयोजित की जाएगी और ये जो है प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित की जाएगी 19 अगस्त को 2 शिफ्टों में। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है मोबाइल से बढ़ रहा बच्चों में मोटापे का खतरा। देखिए ये जो न्यूज़ है ये कितनी मतलब कि आजकल मोबाइल का यूज बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और जो बच्चों का जो ऑनलाइन जो है पढ़ाई हो गई ऑनलाइन जो है, इससे भी बच्चों में इसका जो है शारीरिक श्रम का समायोजन की आवश्यकता है, जिससे कि ये मोटापा को रोका जा सके। मोटापे से क्या होगा? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे जो है इस अध्ययन से यही समझ में आता है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम से 1 साल में बढ़ जाता है मोटापे का जोखिम। इसे रोकने के लिए क्या करना होगा कि शारीरिक श्रम को महत्ता देनी होगी। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए वीडियो में हम नए न्यूज़ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।